Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter number 1 of class 11th biology which is the living world. तो यहाँ पे हम जो है कुछ PYQs उस चैप्टर के सोल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे जो है हमारी नीट में क्वेश्चंस उस चैप्टर से आते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, इनमें से पूछा है कि कौन सा हेल्पफुल प्रूव्ड हुआ है क्या करने में, प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग का मतलब होता है जिस चीज को हम संभाल कर रख सके। पोलन एज फोजल्स, फोजल्स क्या होते हैं कि जो भाई पीछे हमारे मतलब ऐसे फोजल फ्यूल्स मिलते हैं ना कि किसी भी चीज का रिजिलेंस जो होता है, ठीक है, रिजेंबल करते हैं किसी भी चीज को, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोजल्स। तो पोलन, प्रिजर्विंग पोलन एज फोजल्स, अगर आपने अभी जो है वो अपना क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आपने पढ़ा है तो आप थोड़ा सा इस चीज से फेमिलियर हो गए कि उसमें हम जो है पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ टाइम। वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है कि हम जो है पोलन कौन से मोनोकोटिलिडोन के या जो है एंजियोस्पर्म के प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक है पोलन किट। ठीक है, पोलन किट क्या होता है? अब पोलन किट तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैं बता देती हूँ। पोलन किट जो होती है एक येलोइश जो है कवरिंग होती है, जस्ट एक येलोइश कवरिंग होती है, एक स्टिकी जो कवरिंग सी, मतलब येलोइश स्टिकी कुछ वो फोजल जो होते हैं ना, फोजल मतलब फोजल नहीं, सॉरी, वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, फोजल्स कह रही हूँ, सॉरी, पोलन ग्रेन्स के सराउंडिंग में ये कुछ येलोइश कवरिंग होती है। तो पोलन किट का तो कहीं कैसे भी यूज नहीं किया जा सकता पोलन को प्रिजर्व करने में। नेक्स्ट है सेलुलोसिक इंटाइन। वैसे ये चीज जो है सेलुलोसिक इंटाइन वगैरह, जो ये क्वेश्चन तो बकायदा उस चैप्टर का बनना चाहिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला है, खैर हमसे यहाँ पूछा गया है। सेलुलोस इंटाइन भी नहीं हो सकता क्योंकि इंटाइन और एक दूसरी होती है आउटर कवरिंग एक्साइन, ये दोनों है ना कवरिंग लेयर्स होती हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो ये भी नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसका स्पोरोपोलिनिन है। स्पोरोपोलिनिन, अब क्यों है इसका करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा जो है सब्सटेंस है, ये आगे मैं अगेन बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो है सही तौर पर उसी चैप्टर का है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता एंजाइम के द्वारा भी। मतलब कि डिग्रेड क्या होता है? डिग्रेड होता है कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, सड़ भी नहीं सकता, मतलब कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसके ऊपर भले ही हो रही हो लेकिन वो डिग्रेड नहीं होता। ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड उसको मतलब बिगाड़ सकता है, ना कोई एल्कली। देयरफॉर इट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोजल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक अच्छा जो है सब्सटेंस है जो कि पोलन को प्रिजर्व कर सकता है। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, जो क्या करे, पोलन को डिग्रेड होने से बचाए। फोटोस तो वही बस बन सकते हैं ना, प्रिजर्व वही चीज हो सकती है जो बची रहे, तो स्पोरोपोलिन वो काम अच्छे से कर सकता है। ऑयल कंटेंट का भी कुछ काम नहीं है भाई, ठीक है, ऑयल कंटेंट का कोई रिश्ता नहीं है पोलन को प्रिजर्व करने से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेट मी रेज इट फर्स्ट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। क्या है? इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल। एक मैं पहले रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल, बिकॉज ऐसा क्यों है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके लिए आसान हो जाता है। अपहिल मतलब होता है जो चढ़ाई, आपने सुनी होगी, चढ़ाई का जो रास्ता होता है वहां पे उसके लिए जो भागना है, दौड़ना है, कुछ छोटे एनिमल्स के लिए वो इजी होता है एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। इट इज इजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कोई करेक्ट रीजन नहीं है इसका कि जो है उसको स्मॉल बॉडी वेट को कैरी करना आसान है इस वजह से जो है ऐसा होता है, नहीं।
सेकेंड ऑप्शन है स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। मैं बताती हूँ, जो बेटल मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो हमेशा बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि जितना छोटा साइज, जितना स्मॉल साइज, उतना क्या होगा उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, तो जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा होता है। हेंस जो प्रोडक्शन होगी एनर्जी की वो भी ज्यादा होगी। भाई जिसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा उसकी एनर्जी प्रोडक्शन भी तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना। तो यहाँ पे इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। मैंने क्या बताया है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, आप इसे समझिए बीएमआर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉडी साइज के। ठीक है, बॉडी साइज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, 1/बॉडी साइज, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा कि भाई जितना ज्यादा बॉडी साइज उतना कम बीएमआर, और जितना मतलब छोटा बॉडी साइज होगा उतना ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, मैं हालांकि करेक्ट हम जान चुके हैं, फिर भी हम एक बार देखेंगे कि भाई ये दोनों इनकरेक्ट क्यों है। स्मॉल एनिमल्स हैव अ लोअर O2 रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होता कि कम एनिमल्स के पास जो है लोअर O2 रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। ये तो एक फिनोमिना है, ठीक है, फिजियोलॉजी है, ये तो हर इंसान में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वो तो सिमिलर ही रहेगी। एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन, नहीं ऐसा भी नहीं होता कि एफिशिएंसी जो है लार्ज एनिमल्स में ज्यादा हो एज कंपेयर टू स्मॉल, नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है, जो हमें चार दे रखे हैं, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग थिंग्स का। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है आइसोलेटेड मसल रिएक्शंस ओकर इन विट्रो। अब हमसे यहाँ पे आप ध्यान देना, हमसे लिविंग का पूछा गया, लिविंग थिंग्स का यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ध्यान से ऑप्शंस पढ़ोगे। सबसे पहला है कि भाई आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो अकर इन विट्रो। बिल्कुल सच है, मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर, हालांकि रोंग है, ठीक है, लिविंग का नहीं है। जब भी हम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनको, उनका डेमोन्स्ट्रेशन जो है आउटसाइड द बॉडी हो सकता है, लेकिन जो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लिविंग नहीं माना जाता। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर होती है, बाहर अगर होती है, जब बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, वो कभी भी लिविंग में कंसीडर नहीं की जाती। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। मतलब एस्पेक्ट मास का सिर्फ बॉडी के अंदर से, मतलब इनसाइड से बढ़ना नहीं, ये भी कोई मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। थर्ड है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। क्या देखा, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, हाँ, एंड देयर मेमोरी। जो मेमोरी होती है ना इंसान की, ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग्स में, एक यही इनका एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। परसेप्शन क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट होता है या जो भी रिस्पॉन्ड हम करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी जो है इवेंट के अकॉर्डिंग या अगेंस्ट, वो एक जो है फैक्टर होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, जो सिर्फ लिविंग जो थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, वही क्या करते हैं उस मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना आप। डी ए क्यों गलत है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ, ये तो गलत है भाई। अब नॉन लिविंग में भी तो एक्यूमुलेशन होता है कि भाई इकट्ठा होना। ठीक है, इकट्ठा होना। अब यहाँ पे एक मान लो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मिट्टी लग लग के या फिर स्नो लग लग के भाई इसका मास बढ़ रहा है, तो क्या ये लिविंग में कंसीडर कर लेंगे हम इसको, नहीं करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये वो ऑप्शन भी गलत हो गया, जबकि ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या फिर जो मेमोरी वाला एस्पेक्ट होता है, ये सिर्फ लिविंग बीइंग ही एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, यहाँ पे पूछा कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके साथ स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती। ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ये भी
फॉल्स है, एटॉमिक लेवल ये भी फॉल्स है, लेकिन ये सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, देखो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होते हैं, और इसमें क्या आते हैं हमारे जैसे वायरस आ गए, ठीक है, एग्जांपल वायरसेस हो गए, या फिर हमारे क्या आ गए बैक्टीरिया, तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद ये आ गया एटॉमिक लेवल, फिर सेलुलर लेवल, और उसके बाद हमारा ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऐसे जो है आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। अब यहाँ पे आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंस पूछा है नॉन लिविंग थिंग से, वो कैसे अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है कैसे वेरी करते हैं एक दूसरे से, मतलब कौन सी ऐसी जो है एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी के बेस पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, नहीं ये नहीं है भाई, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन तो नॉन लिविंग का भी होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन तो नॉन लिविंग थिंग्स का भी हुआ ना, कि पहले भाई कुछ मतलब मैन मेड में ही लगा लो ना, कि हमेशा जो है नॉन लिविंग थिंग्स का भी एवोल्यूशन यानी उनका भी जो है मॉडिफिकेशन होती रहती है। नेक्स्ट है बी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा अनएक्सेप्शनली वेरिंग फैक्टर है यहाँ पे, ऐसा क्यों है अभी मैं बताती हूँ। देयर आर सेवरल फैक्टर एंड प्रोसेसेस विद विच डिफरेंशिएट लिविंग बींग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि भाई रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे आप रेस्पिरेशन भी ले सकते हो, ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, ग्रोथ एटसेट्रा, लेकिन इनमें से जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एक ऐसा डिफरेंस होता है जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बिना किसी एक्सेप्शन के। भाई ऑब्वियसली जो रिप्रोड्यूस कर सकता है आप उसको लिविंग मान लोगे, और भाई नॉन लिविंग, क्या कुर्सी कभी रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेज कभी रिप्रोडक्शन कर सकती है, नहीं कर सकती ना, तो वो तो बिल्कुल मतलब ये अंडरस्टूड है कि भाई जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वही लिविंग में जो है उसको ही लिविंग कंसिडर किया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मतलब वेल नोन फैक्ट है ये। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मूवमेंट, नहीं ऐसा भी नहीं भाई, नॉन लिविंग भी ऐसे होते हैं कि मूवमेंट कर ले, ठीक है, ग्रोथ नॉन लिविंग की भी हो सकती है, मैंने बताया था इंक्रीज इन मास या फिर उनके ऊपर एक्सटर्नल जो है कुछ भी एक्यूमुलेशन होता रहे। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो है इनको अच्छे से वेरी करे, मतलब एक अच्छा जो है इसका रीजन नहीं है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। अब ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसके कारण जो एंजियोस्पर्म्स है उन्होंने डोमिनेट किया है लैंड फ्लोरा में प्राइमरली, मतलब सबसे पहले, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का सबसे पहले जो है डोमिनेंसी है किस पे, लैंड फ्लोरा पे, मतलब ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स पहले, और मतलब जिम्नोस्पर्म्स भी आपने सुना होगा शायद, वो ऐसे पहले नहीं है, मतलब कि इनका कंट्रीब्यूशन पहले नहीं है, जबकि एंजियोस्पर्म्स का कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, सबसे पहले तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनकी अडेप्टेशन मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो जितनी जल्दी अडेप्ट हो सके जिस भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसकी डोमिनेंसी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनके पास क्या होती है, एंजियोस्पर्म्स के पास मतलब एंजियोस्पर्म्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया था डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स में, जैसे कि भाई चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो गई, एक्वेटिक हो गई, ट्रॉपिकल हो गई, डेसिडियस या फिर अल्पाइन जैसी भी, ठीक है। और दूसरी बात जो सेल्फ पोलिनेशन है वो बहुत कम एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, मतलब कि प्रोडक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स की, ये क्या इंश्योर करता है कि एटलीस्ट कुछ तो जर्मिनेट करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ये। इसका क्या मकसद होता है कि भाई इस चीज को इंश्योर करना है कि एटलीस्ट कुछ तो उनमें से जर्मिनेट करेंगे। सब प्लांट्स जो हैं वो नॉट ऑल प्लांट्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, सारे प्लांट्स जो हैं वो कभी भी मैन के द्वारा डोमेस्टिकेट नहीं होते, तो सबसे पहला फैक्ट जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ये भी एक तरीके से जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजरली आप जो है क्या करोगे, जिसको प्रायोरिटी दोगे वो है ए, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इसी से ये है। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन और डोमेस्टिकेशन बाय मैन, ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने बताया कि सभी सीड्स नहीं होते। नेचर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन मतलब कुछ में देखने को मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ये भी है, ठीक है, ये भी था, लेकिन जो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called। क्या पूछा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड,
मतलब कि जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, एक मिनट, जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे ऑक्सीडेशन के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है फोटोऑटोट्रॉफ्स। ये बिल्कुल गलत है भाई। फोटो क्या मतलब सनलाइट से लेते हैं भैया, तो अपनी सनलाइट से एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या है, कीमोऑटोट्रॉफ्स। हाँ, ये करेक्ट आंसर है। क्यों, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शन से, जो कि इंडिपेंडेंट होती है किसके, मतलब लाइट वगैरह के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉफ्स। जब भी जो रिडक्टेंट होगा ऑब्टेन करेगा, जो रिडक्टेंट ऑब्टेन होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑब्टेन होता है। मतलब मैंने क्या बताया, इन्वायरमेंट से जब भी कोई रिडक्टेंट आप ऑब्टेन करोगे वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं देन ऑर्गेनिजम्स आर, तो उस दौरान हम उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स। अगर वो ऑर्गेनिक होते तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब हिट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, बी। सैप्रोजोइक भी गलत है और कोप्रोहिट्रोट्रॉफ्स भी गलत है। नेक्स्ट है भाई, जो मैं फोटोऑटोट्रॉफ्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो सनलाइट से अपना, ठीक है, ऑब्टेन करे फूड। सैप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करे, ऑब्टेन करे, ठीक है। तो ये भी इसका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रोप्स। व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रोप्स। फोटोलिथोट्रोप्स जो है उनके लिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपनी एनर्जी ऑब्टेन करे रेडिएशन से और हाइड्रोजन कहां से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये गलत है, ये फोटोलिथोट्रोप्स का कोई भी क्या है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा क्या है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन, एनर्जी को तो ऑब्टेन करे रेडिएशन से और हाइड्रोजन को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। फोटोलिथोट्रोप्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं उनका खुद का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, ठीक है। इनऑर्गेनिक कौन सा, जैसे H2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, किसकी मदद से, रेडिएशन एनर्जी की मदद से। कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं फोटोलिथोट्रोप्स के बैक्टीरिया के, तो वो जैसे पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि हो गया भाई पर्पल बैक्टीरिया, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ग्रीन बैक्टीरिया भी इसका एक एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फाइड को, सल्फर को, सल्फाइट को, आयरन को और हाइड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज। सबसे पहली लाइफ अर्थ पे कौन सी थी, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, ये गलत है भाई, ये पहली लाइफ नहीं थी अर्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कीमोहिट्रोट्रॉफ्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कौन सी थी, हिट्रोट्रोफ थी। ये कहाँ मिली थी, मतलब ये कहाँ फॉर्म होती है, इन्वायरमेंट किसके, सी के, जहां पे अबंडेंट, मतलब अबंडेंट होता है अधिक मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये दे एब्जॉर्ब, ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को न्यूट्रिशन के लिए, और हैंस हम क्या बोलते हैं, कीमोहिट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स भी रॉन्ग है और फोटोऑटोट्रोफ्स भी। तो पहली लाइफ जो थी अर्थ पे वो कौन सी थी, कीमोहिट्रोट्रोप्स। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज। कौन सा ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है लिविंग सिस्टम का। पहला ऑप्शन हमारे पास है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। हाँ देखो, इंपॉर्टेंट तो है कि भाई ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करे एनर्जी का जनरेशन के लिए, लेकिन बात क्या की है यहाँ पे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई जिनमें सारे आपको ऑप्शंस रेलिवेंट लगते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो मतलब उसके साथ मतलब जो है 100% की
अश्योरेंस के साथ उसके मतलब स्टेटमेंट से मैच करता है, तो आपको उसी के साथ जाना है। जैसे कि यहाँ पे बी कौन सा है, रेप्लीकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है ना लिविंग का, क्या है कि रेप्लीकेशन जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वो उससे क्या होता है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और सबसे मस्ट है ये, ठीक है। यही तो जरूरी है कि भाई जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है जेनेटिक मटेरियल क्या हो, ट्रांसफर हो, और ये ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। इसको मैं रेज कर देती हूँ सबसे पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट तो यही है। तीसरा फोर्थ क्या है, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, द बुक जेनेरा प्लेंटेरम वॉज रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी डी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, देखो इसमें तो कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, सीधा आपको नाम याद रखना है, बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कोल्ड, फोसिल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, पेंटेलोलॉजी, ठीक है। पेलेंटोलॉजी ये आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। हर्पेटोलॉजी रोंग है, सोरोलॉजी रोंग है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रोंग है। हीमोस्टेसिस इन ऑर्गेनिज्म, हीमोस्टेसिस इन सॉरी इन नहीं आएगा, ये है होम्योस्टेटिस इज ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या है, होम्योस्टेटिस होम्योस्टेसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म में क्या है, ठीक है, क्या टेंडेंसी है। तो सबसे पहला है टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। बी टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। 13th का बी ऑप्शन आएगा। होम्योस्टेटिस जो है एक प्रॉपर्टी होती है हर एक लिविंग बीइंग की, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो मेंटेन करता है जो फेवरेबल इंटरनल कंडीशन होती है ना, जो मतलब अनइंटरप्टेड केमिकल रिएक्शन जो अंदर चल रही होती है उनका जो क्या होती है, फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस होती हैं लिविंग सिस्टम में, डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डिस्पाइट मतलब कि बिना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज किए अंदर जो भी जो है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो चलता है जिसके द्वारा फेवरेबल इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है बिना किसी केमिकल रिएक्शन को इंटरप्ट किए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में विंटर में जो स्किन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अपनी बॉडी को हीट देने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो जिनसे भाई मतलब ये होम्योस्टेटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बिना किसी केमिकल रिएक्शन को इंटरप्ट किए मतलब इन फेवरेबल जो है इनसाइड चेंजेस बॉडी खुद में कर लेती है, ठीक है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, ये भी नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड इन होम्योपैथी, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन द इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो एम्प्लॉयमेंट जो है हेरिडेटरी प्रिंसिपल की किसकी इंप्रूवमेंट में, ह्यूमन रेस की, उसको क्या बोलते हैं, यूगिनिक्स, ठीक है। यूगनिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, यूगनिक्स। ना यूथनिक्स है, ना यूफनिक्स है, ना इथनोलॉजी है, यूगनिक्स है। क्या होता है यूगनिक्स, एक साइंस होती है जो डील करती है फैक्टर्स के साथ, जैसे कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो चैप्टर, जो कि रिलेटेड होती है किससे, ह्यूमन रेस की इंप्रूवमेंट से। तो जो इंप्रूवमेंट होता है रेस का वो पॉजिटिव यूगनिक्स उसे हम बोलते हैं। और अगर फैक्टर जो है इम्पेयर्ड हो, इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जो पेयरिंग में ना हो, ठीक है, जो पेयरिंग में ना हो यानी इम्पेयर्ड हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव यूगनिक्स। अब मैं यूथनिक्स बताऊं कि यूथनिक्स क्या होता है, तो ये साइंस होती है जो इंप्रूव करती है लाइफ की कंडीशन को और जो इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का उसको। इथनोलॉजी क्या होती है, ये स्टडी होती है डिफरेंट रेसेस की, मैनकाइंड की डिफरेंट जो रेस होती हैं उनकी स्टडी को हम इथनोलॉजी बोलते हैं, या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका रिलेशनशिप और एक्टिविटीज की स्टडी को। यूफनिक्स क्या होता है, ये स्टडी होती है बॉडी फंक्शंस की एंड ट्रीटमेंट जो है हेरिडिटरी डिफेक्ट। कोई भी भाई हेरिडिटरी मतलब होता है कि जो हेरिडिटी जो आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं। तो जो हेरिडिटरी डिफेक्ट हो जाते हैं कुछ, उनको मेडिकल मीन से ठीक करना, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूफनिक्स का जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा इसका जो है एग्जांपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मतलब जिसका सेपरेट चैप्टर है आपके 12th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जो स्टेटिक कंसेप्ट होते हैं स्पीसीज के वो किन्होंने उसको सबसे पहले जो है लाइमलाइट में लाया था, तो ये है आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है बिल्कुल क्लियरली, लिनियस, कैरोलियस लिनियस पूरा नाम है। उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम जो था नोमेनक्लेचर का जो है यानी कि उसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इनकी बुक में, जिसका नाम है स्पीसीज प्लेंटेरम। कब, 1753 में।
तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ वेरिएशन जो है स्पीसीज के अंदर हो सकती है, लेकिन डू नॉट चेंज फ्रॉम वन, लेकिन वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में चेंज नहीं हो सकती। देखो वेरिएशंस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज से वो दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टॉपिक 2 पे पहुंच गए हम, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के रूल्स के कौन से अगेंस्ट है इन चारों ऑप्शंस में से। इसका जो आईसीबीएन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हाँ इंटरनेशनल कोड फॉर, कहाँ गया, एक एक हमारे पास एक और होता है इससे जो है मिलता जुलता, वो क्या है, आईसीजेडएन, उसका होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इसका क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर जो है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें सबसे पहला हमें क्या बताना, अगेंस्ट द रूल्स, जो उसके रूल्स के अगेंस्ट है, यानी कि कोई एक ऐसा रूल होगा जो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले जिसमें हमारे पास कौन सा है, जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम्स शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग इन स्मॉल लेटर, सबसे यही गलत है भाई। ठीक है, क्या था कि भाई जो सबसे पहला जो स्पीसीज का नाम है जेनेरिक, सब देखो आगे आता है जीनस का। ठीक है, सबसे पहले जीनस आता है, फिर होता है स्पीसीज एपिथेट जिसको आप बोलते हो। तो हमेशा जो स्पीसीज का नाम है वो कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे मैंगो को हम बोलते हैं मैग्नीफेरा, ये एम कैपिटल है, और जो स्पीसीज एपिथेट का स्मॉल रहता है इंडिका। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया तभी तो इसका नाम बाइनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की बुक में इस पॉइंट लिखे हुए हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी आइटलाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली, अब यहाँ पे इसको करेक्टली आपके पास आ गया, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर ले। करेक्टली यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका ली। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है, देखो सबसे पहले इसमें तो भाई यहाँ पे कैरी ये आना ही नहीं था। ठीक है, ये नहीं आना था, सिर्फ लिनियस, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आता है पीछे, लेकिन ये मतलब इसका पूरा नाम ये नहीं लिखते हैं, पीछे का यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब इसमें मैंगीफेरा इंडिका, ये बिल्कुल भी इटैलिक में नहीं लिखा हुआ, इसमें इटैलिक में नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल स्टेट वर्ड्स में लिखा हुआ, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये दोनों ही कैपिटल में लिखे हुए हैं, जबकि क्या है सिर्फ एक ये जो है अपना जीनस का नाम कैपिटल में आता है और इसका स्मॉल में आना था, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, नोमेनक्लेचर इज गवर्नड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, नोमेनक्लेचर जो है वो गवर्न किया जाता है बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं उनके द्वारा, इनमें से कौन सा जो है कॉन्ट्ररी है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉन्ट्ररी होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट आपसे अगेन क्या पूछा, अगेंस्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा नोमेनक्लेचर के रूल्स के अगेंस्ट है इनमें से, तो सबसे पहला हमारे पास क्या ऑप्शन है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, पहला ही गलत है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है एक फॉर्मल सिस्टम है जिससे हम नेमिंग करते हैं किसकी, स्पीसीज की, अलग अलग लिविंग मतलब स्पीसीज ऑफ लिविंग बींग्स की, उनको एक नाम देके जो कि दो पार्ट से बना होता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज एपिथेट जिसको हम बोलते हैं, तो ये गलत है। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। द नेम्स आर रिटन, बिल्कुल ठीक है, ये भी वन रिटन बाय, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, पहला इसका रॉन्ग हो गया। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, तो इसमें ये पूछा गया है कि भाई जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक टोमेटो यानी टमाटर और एक पोटैटो आलू और टमाटर के बीच में, वो कौन से लेवल पे मैक्सिमम होंगे कि भाई हम उसमें मतलब बहुत सारी ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम से बता पाए। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है जीनस, जीनस नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, फैमिलीज, फैमिली में ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, फैमिलीज क्या है, कैरेक्टराइज होते हैं किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स दोनों के बेसिस पे, फीचर्स पे हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं प्लांट स्पीसीज में। टोमेटो जिसका साइंटिफिक नाम है लाइकोपर्सिकोन स्क्यूलेंथम, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नाम है। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसोम, ठीक है, इसका ये क्या है, साइंटिफिक नाम है। तो ये एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सोलेंसी।
ठीक है, तो इस फैमिली में जो है इनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाई जा सकती है। सोलेंसी फैमिली से ये दोनों क्या है, बिलोंग करती है। ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड है, करेक्टली प्रिंटेड भी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अनुसार, और करेक्टली उसको डिस्क्राइब भी किया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 100% करेक्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी है। पहला है म्यूस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजर्ड आर रेप्टाइल। ये बिल्कुल गलत है भाई, रेप्टाइल का नहीं होता। ठीक है, दूसरा है क्या, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम एक प्रोटोजोआ पैथोजन होता है जो कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है एक प्रोटोजोआ पैथोजन होता है जो बहुत ज्यादा सीरियस टाइप की मलेरिया कोज करता है, जिसका नाम होता है फेल्सीफेरम मलेरिया। ठीक है, जो म्यूस्का डोमेस्टिका होता है, यानी कि जो पहला था वो हाउस फ्लाई के लिए एक इंसेक्ट बिलोंग टू, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये जो है सबसे पहले तो ये हाउस फ्लाई के लिए होता है भाई। ठीक है, यही गलत हो गया। ये हाउस फ्लाई का जो है क्या साइंटिफिक नाम है, तो ये गलत हो गया। फेलिस टिग्रिस क्यों गलत है, ये इसको क्या लिख रखा है यहाँ पे, इंडियन टाइगर। इंडियन गलत है भाई, ये एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, बंगाल टाइगर होता है ये, ना कि इंडियन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। जो कि और इसका जो है गिर फॉरेस्ट भी नहीं होता, सुंदरबंस में होता है भाई। ठीक है, एक मिनट, सुंदरबंस में होता है ये, बंगाल टाइगर है। फेलिस टिग्रिस का नाम जो है बंगाल टाइगर होता है और ये सुंदरबंस में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ई कोलाई, जिसका क्या है फुल नेम, गलत भाई, नाम ही गलत दे रखा है। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, इसके किया कोलाई। एक मिनट, स्किराइकिया कोलाई इसका नाम होता है, ई कोलाई जिसको हम बोल देते हैं। तो ये भी रॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है उसके टैक्सोनॉमिक जो है क्या है कैटेगरी के साथ, टाइग्रस टिग्रिस द स्पीसीज। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये रोंग है, कटल फिश मोलस्का, ह्यूमंस प्राइमेटा रोंग, हाउस फ्लाई म्यूस्का एंड ऑर्डर, ये रोंग है। ठीक है, इनके पीछे वाले रोंग है, ये बिल्कुल ठीक है, एक स्पीसीज। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 22nd क्वेश्चन पे, ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN की पूछी गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फिनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जो फिनेटिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑब्जर्वेबल जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जबकि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिनेटिक का सी है। ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे नहीं करता, एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग नहीं, इससे भी नहीं होता, और क्या है डेंड्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी नहीं। ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या ऑब्जर्वेबल, जो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर सके किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बेस पे। नेक्स्ट है, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, जो बायोसिस्टेमेटिक्स है वो किसके ऊपर एम करता है, चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब उनकी इवोल्यूशनरी, जो जैसे वो इवोल्यूट होके आए हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, डी। ए ऑप्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये बिल्कुल जो है रॉन्ग इसका ऑप्शन है। बायोसिस्टेमेटिक्स में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन उनके जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है और जो उनकी पाइलोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बेसिस पे, ना कि उनकी आइडेंटिफिकेशन करें या फिर अरेंजमेंट करें ऑर्गेनिजम्स का उनकी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या होते हैं, जिनको हम एकदम से अपीयरेंस से हम बता सके कि भाई इसमें उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सके। ये भी इसका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है इसकी। सी है डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, ये भी इसका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे 25th क्वेश्चन की, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज,
फर्स्ट ऑप्शन है रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट, दूसरा है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा लोएस्ट यूनिट। लोएस्ट यूनिट हम जो है स्पीसीज को मानते हैं, ना कि ये रियल यूनिट क्लासिफिकेशन की टेक्सोनोमिस्ट के बेस में बिल्कुल नहीं। रियल बेसिक यूनिट नहीं होती, लोएस्ट यूनिट होती है। आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, मतलब इसमें से ट्रू मतलब ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ट्रू। फर्स्ट लिव इन सेम नाइकी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नाइक क्या होता है कि भाई जिसमें एक जो है इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसमें बायोटिक भी रह रहे हैं और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग जो होते हैं। ठीक है, लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं और एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग। नेक्स्ट है लिव इन सेम हैबिटेट, लाइव इन सेम हैबिटेट, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रू क्या है, इंडिविजुअल के जो सेम स्पीसीज के हों कि वो इंटरब्रीड करें। ठीक है, ताकि आगे क्या हो, हम जो स्पीसीज हैं उनमें जो है क्या है इंक्रीजमेंट हो। लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट, ये भी इसका क्या है रॉन्ग ऑप्शन है। तो इंडिविजुअल जो होते हैं सेम स्पीसीज के वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल कभी भी जो है सेम इकोलॉजिकल नाइक शेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। नेक्स्ट है 27 द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टू, जो प्रैक्टिकल पर्पस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है। 27 का ये बात करें हम तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ओरिजिन की बात नहीं करी जाती। प्रैक्टिकल पर्पस जो होता है क्लासिफिकेशन का ये नहीं होता। ट्रेस द इवोल्यूशन, नहीं, जो इवोल्यूशन वगैरह की बात भी नहीं की जाती इसमें। नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी नहीं है इसका करेक्ट। फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप में या फिर सब ग्रुप में आप बोल सकते हो, किसके बेसिस पे कि उनमें कितनी सिमिलरिटीज है और कितनी डिफरेंस है उनके ट्रेट्स में। ट्रेट जो होते हैं, जो ह्यूमन ट्रेट्स जो एग्जिबिट करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ट्रेट्स। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवेज, मतलब इससे क्या है, जो इवोल्यूशनरी पाथवेज होते हैं ना उनको बिल्ड करने में मदद मिलती है और आइडेंटिफाई करने में, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जब आता है उसको क्या करने में, आइडेंटिफाई। नेक्स्ट बात करेंगे 28th क्वेश्चन की, टेक्सोन इज, टेक्सोन क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, बिल्कुल नहीं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये भी नहीं होता। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होता। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, टेक्सोन इसको बोलते हैं। कोई भी टेक्सोन जो है टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक को हम टेक्सोन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब इसके अंडर आते हैं। क्या क्या, जैसे फैमिली, जीनस, या फिर आप कह सकते हो क्या, स्पीसीज एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में हमारे में दे रखा है ये। एज इट इज साइंटिस्ट का नाम क्या है, आप जानते हो, कैरलियस लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट है 30th, स्पीसीज इज अ, स्पीसीज क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन के तौर पे, हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड, जिसके मेंबर क्या है इंटरब्रीड कर सकते हैं, किसके, अमंग देमसेल्फ, खुद के। इंटरब्रीड क्या होता है भाई, कि अमंग देमसेल्फ जो ब्रीडिंग हो उसको इंटरब्रीड बोलते हैं। एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एंड ग्रुप्स, और जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो दूसरे किसी भी ग्रुप से। ठीक है, एज सच ग्रुप से। बी यूनिट इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ट्री, नहीं, ये भी नहीं है। स्पेसिफिक क्लास ऑफ इवोल्यूशन, नहीं, स्पेसिफिक क्लास नहीं होती। नॉट रिलेटेड, बिल्कुल भाई रिलेटेड होती है। स्पीसीज तो इवोल्यूशन से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, तो ये रॉन्ग है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, हम जानते हैं बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जीनस और स्पीसीज, एपिथेट, एपिथेट भी आप लगा सकते हो, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ऑर्डर और फैमिली नहीं, फैमिली एंड जीनस वेराइटी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है 32nd क्वेश्चन, टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश। टेक्सोनोमी, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि जो टेक्सोनोमी है फाइलोजेनी के बगैर वो ऐसी है जैसे कि मतलब हड्डियों के बिना मांस, फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो ये स्टेटमेंट जो है किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्टाजन। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है,
टेक्टाजन, ठीक है, टेक्टाजन कुछ ऐसा ही नाम है ये, ठीक है। तो ये इन साइंटिस्ट ने दी थी ये ओसवाल्ड रुंग है, जॉन रुंग है, बेंथनम और हुकर रुंग है। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक साइंटिफिक नेम कंसिस्ट करे जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। अब तो भाई देख लो, मतलब इस छोटे से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर कि भाई किसने दिया, इंट्रोड्यूस किया, क्या मतलब है, क्या कंसिस्ट करता है, हम 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। तो आपको, आप इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की इंपोर्टेंस समझ रहे होगे स्टेटमेंट की। तो इसका ऑप्शन ये है। वन नेम गिवन नहीं, बिल्कुल नहीं। दो साइंटिस्ट के द्वारा नहीं, एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। टू नेम वन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अदर ऑफ अ पर्सन, दो नेम सेम प्लांट के नहीं। ये बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 34th है लीनियस इज क्रेडिटेड विद। लीनियन को कैसे क्रेडिट किया गया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, हम जानते हैं बिल्कुल। देखो फिर से आ गया, नहीं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, नहीं डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की, नहीं ब्लड सर्कुलेशन, नो। नेक्स्ट है टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। अब टर्म फाइलम किसने दी थी? कुवियर ने। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। भाई ये तो देखो साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद रखने, कुवियर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न पेलेंटोलॉजी भी बोला जाता है। पेलेंटोलॉजी किसकी स्टडी थी? अब हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द टर्म फाइलम, तो इन्होंने क्या है, फाइलम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो बायोलॉजी में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताऊं, जो फाइलम है वो एक लेवल होता है क्लासिफिकेशन का, या आप उसको टेक्सोनोमिक रैंक भी बोल सकते हो, जो किंगडम के नीचे आता है और क्लास के ऊपर। मतलब कि किंगडम के नीचे फाइलम और क्लास के ऊपर, ठीक है, क्लास के ऊपर और किंगडम के नीचे, बीच में फाइलम होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली क्या माना जाता है बोटनी में कि जो टर्म डिवीजन है वो उसका यूज किया गया है फाइलम के प्लेस पे। पहले जो है, अगर हम ट्रेडिशनली बोटनी में बात करें तो वहां पे फाइलम के प्लेस पे डिवीजन यूज किया जाता था। ऑल्दो जो इंटरनेशनल कोड है नोमेनक्लेचर का, एल्गी के लिए, फंगाई के लिए और प्लांट्स के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया था टर्म्स को इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब एक ही माना था कि भाई चलो डिवीजन ले लो या फिर फाइलम, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे उन्होंने कंसिडर किया था पहले। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब बिल्कुल जो एनसीईआरटी की बुक में सीक्वेंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये सी, सबसे पहले डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो ऑर्डर में तो कुछ समझाना नहीं, आप जानते हो, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। सबसे पहले डिवीजन आएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। आप इसको कुछ मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे भी आप इसको याद रख सको, कुछ भी बना के इसका। 37th है एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का कौन सा है इनमें से? तो इसका ऑप्शन है बी, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। उनकी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स कैसे हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है वो एक नया सिस्टमेटिक्स है, या उसका बायो सिस्टमेटिक्स भी बोल सकते हो, जो इंक्लूड करता है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जो हम गैदर्ड करते हैं किसकी स्टडी से, जो डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि भाई फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी होता है, एनाटॉमी ले लो, या फिर बायोकेमिस्ट्री या साइटोलॉजी, जितने इन सबको मिलाकर, इन सबकी जो है रिसेम्बलेंस से हम मतलब क्या मानते हैं मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, हम एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट से, ब्रीडिंग हैबिट से नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस नोटोकोड नहीं, रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। प्रेजेंस और एब्सेंस नोटोकोड क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको बोलते हैं नोटोकोड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लीनियस इवोल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोल्ड। क्या बोला था उसको? बाइनोमियल। अब तो भाई बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसको, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा अच्छे से कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। इस बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टेक्सोन कौन सा है क्लासिफिकेशन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि स्पीसीज। सबसे ऊपर, सबसे पहले तो वही स्पीसीज ही, स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। किंगडम नहीं आएगा पहले, स्पीसीज के बाद फैमिलीज, किंगडम, वैरायटी, उसके बाद ही आते हैं सारे, सबसे पहले स्पीसीज। नेक्स्ट है टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको स्पीसीज के बारे में बता देती हूँ, शायद आपको ना समझ आया हो तो। स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट होती है किसको अंडरस्टैंड करने के लिए? टेक्सोनोमी के, जो एक की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है जिसने टेक्सोनोमी में। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एक डायनामिक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ठीक है, जेनेटिकली जो अलग, जो एक दूसरे को रिसेंबल करे हर एक रिस्पेक्ट में और फ्रीली इंटरब्रीड कर सके, मतलब खुद में जो स्पीसीज है वो इंटरब्रीड कर सके अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जो टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? अब ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? सी, जूलियन हक्सले,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। जूलियन एक्सलेबैंथम नहीं, लिनियस नहीं, एपीडी कैंडोल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, contrasting characteristics generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key are referred to as। जो contrasting characteristics है, contrasting होते हैं अपोजिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली एक पेयर में उनको यूज किया जाता है किसकी एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्सोनोमिक में। तो की को कैसे रेफर करेंगे हम, की आर रेफर्ड टू एज, तो इसका आंसर होगा सी, कपलेट। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल वर्ड दे रखा है एज इट इज कपलेट। तो 41 का ना, जो कीज है उनके सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे एक पेयर में उनको कपलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे आपको जब भी आपके पास ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट वाला जो है क्वेश्चन आए तो उसमें आपको सबसे पहले उसको राउंड कर लेना है, उसके ऊपर जो है अंडरलाइन कर लेनी है उसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन में कभी आप करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सबसे पहला ए क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बिल्कुल गलत है भाई, बोटेनिकल गार्डन में जो है लिविंग प्लांट का कलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है, नहीं सॉरी नोट करेक्ट, मैंने गलत बता दिया आपको। 1 मिनट पहले मैं इसको इरेज कर लूं फिर बताती हूँ। नोट करेक्ट, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, 1 मिनट, नोट करेक्ट इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, इसमें हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। ठीक है, सॉरी आई मिस्टेकन। देखो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है। देखो नहीं पता, जैसे हमने सिर्फ करेक्ट नोट को छोड़ के यहाँ पे जल्दबाजी में हम करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या दे रखा था, नोट अकरेक्ट। अब इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं यानी कि इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है उसको हमें क्या है चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ठीक थी, करेक्ट स्टेटमेंट थी, मैंने ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। बोटेनिकल गार्डन से आप अंदाजा लगा सकते हो लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस के लिए इसका कलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूजियम। म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। बिल्कुल गलत भाई, म्यूजियम में कोई फोटोग्राफ का कलेक्शन होता है, आप गए भी होंगे। तो म्यूजियम में क्या होता है, जनरली सेटअप होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि भाई स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, आपने देखा भी होगा। म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीमेंस जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है स्टडी और रेफरेंस के लिए। जो डेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए जो है ये म्यूजियम बनाए जाते हैं, वहां म्यूजियम में रखा जाता है इनको। ठीक है, तो उसके लिए होते हैं। तो ये क्या है, इसका नोट आ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। खैर हम आगे भी पढ़ेंगे एक बार। की इज टैक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीमेन। बिल्कुल करेक्ट है। की क्या है, टैक्सोनोमिक एड। एड का मतलब होता है हेल्प। हेल्प किसकी आइडेंटिफिकेशन में, स्पीसीमेन की। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीसीज। ठीक है, हर्बेरियम में जो है हाउसेज मतलब होता है रखते हैं, मतलब वहां पे उसका टेक केयर किया जाता है। ड्राइड यानी सूखे हुए, प्रेस्ड दबे हुए, और प्रिजर्व्ड बिल्कुल जो प्लांट स्पीसीज है उनका। तो हमारे पास जो है इसी के साथ 42 यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास थे इसके अपने चैप्टर 1 के, जो कि 3 टॉपिक में यहाँ पे डिवाइड कर रखे थे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।